आज हम भारत के भूगोल की एक एनालिटिकल जर्नी पर चलेंगे। फोकस रहेगा इंडिया की ज्योग्राफिकल स्थिति और उसकी सीमाएं, उसकी जो बुनियादी रॉक सिस्टम्स हैं और आखिर में आसमान छूती हिमालयन पर्वत श्रृंखलाओं पर। बिल्कुल। रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम शुरू करेंगे इंडिया के ज्योग्राफिकल एक्सटेंट और फ्रंटियर से, फिर जियोलॉजिकली डाइवर्स रॉक सिस्टम्स को समझेंगे, आर्केयन से लेकर आर्यन तक। इसके बाद हिमालयन रेंजेस का एक सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन होगा, शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज और पूर्वांचल। हाँ, और उसके बाद हिमालयाज के रीजनल डिविजन्स वेस्ट से ईस्ट, फिर प्रमुख ग्लेशियर्स, हिमालयन वैलीज और स्नो लाइन वेरिएशंस पर चर्चा होगी। और अंत में भारत के सबसे जरूरी माउंटेन पासेस और उनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो चलिए इस जानकारी से भरी चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इंडिया की लोकेशन से। इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स में स्थित है। इसका मेनलैंड आई थिंक 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच है। करेक्ट। और लॉन्जिट्यूड है 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट। इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक विशाल विस्तार, नॉर्थ से साउथ तक, यानी इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, ये 2933 किलोमीटर चौड़ा है। टोटल एरिया है 3,28,763 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो भारत को दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। सही। अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स को अकेले देखना जरूरी है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कराकोरम रेंज में है। और मेनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन टेरिटरी का आई बिलीव इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार आइलैंड में। एग्जैक्टली। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में किबुतु है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में गुहार मोती। अब इसके फ्रंटियर्स पर आते हैं। इंडिया का लैंड फ्रंटियर काफी लंबा है, 15,106.7 किलोमीटर्स। और कोस्ट लाइन अगर आइलैंड्स को मिला दें तो 7,516.6 किलोमीटर्स है। ये कोस्ट लाइन 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज को छूती है। और जमीनी पड़ोसियों की बात करें तो इंडिया टोटल 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, जिसमें सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है 4,967 किलोमीटर्स, और सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर्स, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगता है। इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान भी हैं। और मैरीटाइम नेबर्स में श्रीलंका और मालदीव्स आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इंडिया के जियोलॉजिकल फाउंडेशन पर, यानी इसके रॉक सिस्टम्स पर। इसे 4 मेजर डिविजन्स में बांटा गया है। सबसे पुराना है आर्कियन रॉक सिस्टम, जो प्री 2500 मिलियन ईयर्स का है। ये एक तरह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट की नींव है। इसी आर्कियन सिस्टम का एक, आप कह सकते हैं, डेवलप्ड वर्जन है धारवाड़ सिस्टम, और ये इकोनॉमिकली सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिनरल्स मिलते हैं। हाँ, ये हाईली मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मतलब वो रॉक्स जो एक्सट्रीम हीट और प्रेशर से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। इनमें हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज, कॉपर और गोल्ड जैसे मिनरल्स मिलते हैं। इसीलिए कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड्स इसी बेल्ट में आते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आता है पुराना रॉक सिस्टम, जो 1400 से 600 मिलियन ईयर्स पुराना है। इसमें कुडप्पा सिस्टम है, जिसमें सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के बड़े डिपॉजिट्स हैं। अच्छा, जो देश के सीमेंट इंडस्ट्री का आधार है। और पुराना सिस्टम का ही दूसरा हिस्सा है विंध्यन सिस्टम। ये सासाराम बिहार से चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक फैला है। इसमें मेटल्स तो नहीं है, लेकिन ये डायमंड बेरिंग रीजन्स के लिए फेमस है, जैसे पन्ना और गोलकोंडा। साथ ही बिल्डिंग स्टोन्स भी इन्हीं से मिलते हैं। करेक्ट। अब तीसरा है द्रविडियन रॉक सिस्टम, जो 600 से 300 मिलियन ईयर्स पुराना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें पहली बार अबंडेंट फॉसिल्स मिलते हैं, जो पहले के सिस्टम्स में आम तौर पर नहीं थे। ये ज्यादातर एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन जैसे हिमालयाज में पाया जाता है। और इसमें भी कार्बोनिफेरस पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के शुरुआती कोल डिपॉजिट्स इसी दौरान बने थे। ये गोंडवाना कोल से अलग और पुराना है। और सबसे नया है आर्यन रॉक सिस्टम। इसमें गोंडवाना सिस्टम आता है, जिसमें इंडिया के लगभग 98% कोल डिपॉजिट्स हैं। इसके बाद डेक्कन ट्रैप्स, लावा फ्लो से बनी चट्टानें, जिससे ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है। और आखिर में टर्शरी फॉर्मेशंस, जिसमें हिमालयन फॉर्मेशन और फर्टाइल एलुवियल डिपॉजिट्स शामिल हैं। तो ये रॉक सिस्टम्स देश के नीचे छिपी एक आर्थिक और भूगर्भिक कहानी बताते हैं। अब आते हैं उस स्ट्रक्चर पर जो इन्हीं फोर्सेस से बना, हिमालयाज। हाँ, इसके पैरेलल रेंजेस को साउथ से नॉर्थ के क्रम में समझते हैं।
सबसे बाहर यानी प्लेन्स की ठीक बाद हैं शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज। इनकी एल्टीट्यूड काफी कम है, 600 से 1500 मीटर्स तक, और लेसर हिमालयाज और शिवालिक्स के बीच जो लंबी घाटियां हैं उन्हें दुन्स कहते हैं, राइट? जैसे देहरादून। एग्जैक्टली। शिवालिक्स के नॉर्थ में हैं लेसर मिडल हिमालयाज, जिनको हिमाचल भी कहते हैं। इनकी एल्टीट्यूड 3500 से 4500 मीटर तक है। जितने भी फेमस हिल स्टेशंस हैं, शिमला, मनाली और खूबसूरत वैलीज जैसे कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली, वो इसी रेंज में है। करेक्ट। इसके बाद आती है सबसे ऊंची और सबसे मजबूत रेंज, ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री। इसकी एवरेज एलिवेशन ही 6100 मीटर्स है। और ये सेंट्रल क्रिस्टलाइंस यानी ग्रेनाइट्स और ग्नीशियस से बनी है। दुनिया की सभी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा इसी रेंज का हिस्सा हैं। और हिमाद्री के भी नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयन रीजन, जो एक हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है। इसमें 3 मुख्य रेंजेस हैं। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, जहां दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक K2 है। उसके नीचे लद्दाख रेंज और फिर जास्कर रेंज, जहां नंगा पर्वत और कामेट पीक स्थित हैं। और आखिर में नॉर्थ ईस्ट में वहां है पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। हाँ, दिहांग गॉर्ज के पास हिमालयाज अचानक साउथवर्ड टर्न लेते हैं और ये अलग अलग हिल्स बनाते हैं। इनमें पटकाई बोम, नागा हिल्स जिनकी हाईएस्ट पीक सारामती है, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स शामिल हैं। ये तो हो गया नॉर्थ साउथ डिवीजन। अब हिमालयाज को वेस्ट से ईस्ट रीजन्स में बांटकर देखते हैं। पहला है पंजाब कश्मीर हिमालय, जो इंडस और सतलुज रिवर्स के बीच में है। ये हिमालयाज का सबसे चौड़ा यानी वाइडेस्ट हिस्सा है, जिसमें काराकोरम, पीर पंजाल और जास्कर जैसी रेंजेस आती हैं। इसके बाद है कुमाऊं गढ़वाल हिमालय, जो सतलुज और काली रिवर्स के बीच है। ये पूरी तरह से उत्तराखंड में है। अच्छा, नंदा देवी, इंडिया की हाईएस्ट पीक विद इन अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी, इसी रीजन में है। गंगा और यमुना को उद्गम भी यहीं गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। सही। फिर आता है नेपाल, सेंट्रल हिमालय, काली से तीस्ता रिवर तक। ये 800 किलोमीटर लंबा है और हिमालयाज की मैक्सिमम हाइट इसी हिस्से में पाई जाती है। एम्ट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, ये सारे विश्व के सबसे ऊंचे पीक्स यहीं हैं। और आखिर में है असम, ईस्टर्न हिमालय, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर तक। इसकी एलिवेशन नेपाल हिमालय से कम है। लेकिन यहाँ हेवी रेनफॉल 200 सेंटीमीटर के कारण फ्लूवियल इरोजन यानी नदियों से होने वाला कटाव काफी डोमिनेंट है। नाथुला और जेलेपला जैसे इंपॉर्टेंट पासेस इसी रीजन में है। इन विशाल पर्वतों के बीच बसे हैं भारत के वाटर टावर्स, इसके हजारों ग्लेशियर्स। हिमालयाज में लगभग 15,000 ग्लेशियर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, 76 किलोमीटर लंबा, जो कराकोरम रेंज में है और इंडिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। कुछ और इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं। गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर, जहां से गंगा निकलती है। बाराशिगरी ग्लेशियर 27.7 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, और जेमू ग्लेशियर 26 किलोमीटर, जो ईस्टर्न हिमालयस का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सिक्किम में स्थित है। और जहां पहाड़ और ग्लेशियर्स हैं, वहां उनसे बनी खूबसूरत घाटियां यानी वैलीज भी हैं। सबसे फेमस तो कश्मीर वाली ही है। हाँ, जो पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयस के बीच एक विशाल बेसिन है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली हैं, जो अपनी सुंदरता और एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए जानी जाती हैं। और नेपाल में काठमांडू और पोखरा वैलीज हैं, जो लक्कुस्ट्रीन वैलीज हैं। आसान भाषा में, यहाँ करोड़ों साल पहले विशाल झीलें हुआ करती थीं, जो सूखकर उपजाऊ मैदान छोड़ गईं। बिल्कुल। इन ग्लेशियर्स और ऊंचाइयों से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्नो लाइन का। हाँ, स्नो लाइन वो लोएस्ट एलिवेशन है जहां साल भर बर्फ रहती है। इसमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है। ईस्टर्न हिमालयाज में स्नो लाइन लगभग 3,500 मीटर्स पर है, जबकि वेस्टर्न हिमालयाज में ये 2,500 मीटर्स पर ही मिल जाती है। इसका कारण है कि जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड बढ़ता है, ठंडक बढ़ती है और प्रेसिपिटेशन यानी बर्फबारी कम हो जाती है। इसलिए बर्फ नीचे तक जम जाती है। ठीक है, तो इन सभी ज्योग्राफिकल फीचर्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं माउंटेन पासेस यानी दर्रे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस हैं। रीजन वाइज देखते हैं। पहले लद्दाख एंड JNK। यहाँ है खारदुंगला, जो लेह को नुब्रा वैली से जोड़ता है। उमलिंगला, जहां दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। जोजिला,
जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, एक तरह से लद्दाख की लाइफलाइन, और बनिहाल पास, जो जम्मू को कश्मीर वैली से जोड़ता है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश पर। यहाँ इंपॉर्टेंट है रोहतांग पास, जो कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। बारालाचाला मनाली लेह हाईवे पर एक हाई एल्टीट्यूड पास है। और शिपकीला, जहाँ से सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है। ये एक ऑफिशियल इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट भी है। इसके बाद उत्तराखंड, यहाँ है माना पास, वन ऑफ द हाईएस्ट व्हीकल एक्सेसिबल पासेस, नीति पास और लिपुलेख पास। लिपुलेख पास वही है जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज होता है और इंडिया, नेपाल, चाइना के ट्राई जंक्शन के पास स्थित है। सही। अब सिक्किम, यहाँ दो प्रमुख पास है, नाथुला और जेलेपला। दोनों ही सिक्किम को ल्हासा तिब्बत से कनेक्ट करते हैं और एंशिएंट सिल्क रूट का हिस्सा रहे हैं। ये ट्रेड और मिलिट्री दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आखिर में अरुणाचल प्रदेश, वहाँ सेला पास और बुमला हैं, जो तवांग को बाकी देश से कनेक्ट करते हैं। इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इन सब डिविजन्स का महत्व क्या है? देखिए, हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इंडिया के लिए एक क्लाइमेटिक बैरियर है, जो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी पोलर विंड्स को रोकते हैं और मॉनसून को ट्रैप करके बारिश कराते हैं। बिल्कुल। और ये पेरिनियल रिवर्स का सोर्स है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो देश की वाटर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर का आधार है। इसके अलावा इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। ये एक नेचुरल फ्रंटियर बनाते हैं। पासेस जैसे जोजिला और नाथुला मिलिट्री मूवमेंट्स और ट्रेड के लिए क्रूशल हैं। और अगर हम रॉक सिस्टम से इसको जोड़ें तो धारवाड़ रॉक्स मिनरल दे रहे हैं, गोंडवाना रॉक से कोल मिल रहा है और डेक्कन ट्रैप से फर्टाइल सॉइल। हर ज्योग्राफिकल फीचर देश की इकोनॉमी और सिक्योरिटी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आज हमने भारत के भूगोल के कई अहम पहलुओं को कवर किया। हमने इंडिया के एक्सटेंट से शुरू करके उसके रॉक सिस्टम्स की जियोलॉजिकल जर्नी को समझा और फिर हिमालयाज की ऊंचाइयों, उसके रेंजेस, वैलीज और पासेस को एक्सप्लोर किया। की टेकअवेज यही हैं कि इंडिया की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेस है। धारवाड़ से मिनरल्स, गोंडवाना से कोल। और हिमालयाज सिर्फ पहाड़ नहीं, बल्कि एक क्लाइमेट रेगुलेटर, वाटर टावर और स्ट्रेटेजिक एसेट है। करेक्ट। और माउंटेन पासेस सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और व्यापार की धमनियां हैं। इस चर्चा को एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम जानते हैं कि हिमालयाज इंडिया के क्लाइमेट, इकोनॉमी और सिक्योरिटी का फाउंडेशन है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के इस दौर में, जहां ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, इनका और इन पर निर्भर हम सब का भविष्य कितना सुरक्षित है, ये एक सोचने वाली बात है। आज हम इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी के कोर कंपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम कवर करेंगे इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, उसकी डिविजन्स भाबर, तराई, भांगर, खादर। फिर पेनिनसुलर प्लेटो और इंडिया की मेजर हिल रेंजेस जैसे अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। हाँ, और इसके बाद इंडिया की कोस्ट लाइन, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स और अंत में देश के ड्रेनेज पैटर्न्स और उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, द इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट अलूवियल प्लेन है। इसके डायमेंशंस से शुरू करते हैं। इसकी कुल लंबाई टोटल लेंथ है 3200 किलोमीटर, जिसमें से इंडियन पोर्शन लगभग 2400 किलोमीटर्स है। और इसकी चौड़ाई में मुझे लगता है काफी वेरिएशन है। हाँ बिल्कुल। इसकी एवरेज विड्थ 150 से 300 किलोमीटर्स है, लेकिन पश्चिम में ये 500 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। और पूर्व में नैरो हो जाती है। करेक्ट। पूर्व में 60-100 किलोमीटर रह जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल है अराउंड 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके एलिवेशन और ग्रेडियंट के बारे में बताइए। एवरेज एलिवेशन 200 मीटर्स है। एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है अंबाला के पास, जहां एलिवेशन 291 मीटर्स है। और यही इंडस और गंगा सिस्टम्स के बीच का वाटरशेड है। एग्जैक्टली। और ढलान बहुत ही कम है, जैसे सहारनपुर से कोलकाता तक सिर्फ 20 सेंटीमीटर्स km। और अलूवियम की गहराई ये काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सिल्ट डिपॉजिट की डेप्थ 6100 से 8000 मीटर्स तक जाती है, जो एक लंबी डेपोजिशनल हिस्ट्री दिखाती है। अब आते हैं इसके रीजनल डिविजन्स पर। इसे 6 मुख्य रीजन्स में बांटा गया है। पहला सिंध प्लेन, जो अब ज्यादातर पाकिस्तान में है। दूसरा राजस्थान प्लेन, हाँ,
फिर पंजाब हरियाणा प्लेन, चौथा गंगा प्लेन जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, पांचवा ब्रह्मपुत्रा प्लेन और छठा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। गंगा प्लेन इसमें सबसे डोमिनेंट यूनिट है। इसके एरिया और सब डिविजन्स? गंगा प्लेन का अकेले का क्षेत्रफल 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और इसे आगे 4 उप भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रोहिलखंड प्लेन्स, अवध प्लेन्स, मिथिला प्लेन और मगध प्लेन। ठीक है, तो प्लेन्स के बाद अब इनके जियोमॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स भाबर, तेराई, भांगर और खादर, इनके बीच के अंतर को समझते हैं। भाबर से शुरू करते हैं। भाबर एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो शिवालिक फुट हिल्स के पैरेलल चलती है। इसकी खासियत इसकी पोरोसिटी है, राइट? बिल्कुल, ये कंकड़ पत्थर से बनी है, इसलिए छोटी नदियां यहाँ आकर अंडरग्राउंड हो जाती हैं। मतलब ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। और भाबर के ठीक दक्षिण में तेराई। सही। तेराई 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र है। भाबर में जो नदियां भूमिगत हुई थी वो यहाँ सतह पर फिर से आ जाती हैं। और यहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। हाँ, ऊंची घास और साल के जंगल। अब सबसे जरूरी अंतर, भांगर और खादर। भांगर पुरानी एल्यूवियम से बना है। ये बाढ़ के मैदानों से ज्यादा ऊंचाई पर होता है। और इसकी मिट्टी में कंकर होते हैं। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट नोड्यूल्स जो इसे खादर से कम उपजाऊ बनाते हैं। तो इसका मतलब खादर सबसे फर्टाइल जोन हुआ। निश्चित रूप से। खादर नई एल्यूवियम से बना है। ये नदियों के किनारे का एक्टिव फ्लड प्लेन है। हर साल बाढ़ से मिट्टी की एक नई परत जमा होती है, जिससे इसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। बिल्कुल, इसलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए एकदम आइडियल है। ठीक है, मैदानों से आगे बढ़ते हैं पेनिसुला प्लेटो की ओर। पेनिनसुला प्लेटो, जिसे डेक्कन प्लेटो भी कहते हैं, भारत का सबसे पुराना भूभाग है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। हाँ, और इसका आकार एक उल्टे त्रिभुज जैसा है। इसकी एवरेज एलिवेशन 600 से 900 मीटर्स के बीच है। इसकी ढलान और नदियों के बहाव का क्या लॉजिक है? सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, हाँ, ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। लेकिन इसमें 2 बड़े अपवाद हैं, नर्मदा और ताप्ती। करेक्ट। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरेबियन सी में गिरती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं जिसका स्लोप पश्चिम की ओर है। अब आते हैं पेनिनसुलर इंडिया की पहाड़ियों पर। जी। सबसे पहले अरावली रेंज। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 1.8 बिलियन साल पुरानी। यानी हिमालय से भी बहुत पुरानी। करीब 15 गुना ज्यादा पुरानी। ये 670 से 800 किलोमीटर तक फैली है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर्स। नेक्स्ट, द विंध्या रेंज। विंध्या रेंज लगभग 1000 से 1200 किलोमीटर लंबी है। इसकी औसत ऊंचाई काफी कम है, 300 से 600 मीटर्स। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? वो है सद्भावना शिखर, 752 मीटर्स। और विंध्यास के दक्षिण में सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज 900 किलोमीटर लंबी है। जियोलॉजिकली ये एक हॉर्स्ट है, एक उठा हुआ ब्लॉक जो नर्मदा और तापी की रिफ्ट वैलीज के बीच में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़, 1350 मीटर्स। अब आते हैं 2 सबसे प्रमुख श्रृंखलाओं पर, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। इनमें मुख्य अंतर क्या है? कई बड़े अंतर हैं। वेस्टर्न घाट्स, जिन्हें सह्याद्री भी कहते हैं, 1600 किलोमीटर लंबे और कंटिन्यूअस हैं। इन्हें केवल पासेस से ही पार किया जा सकता है। हाँ, जैसे थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। इनकी औसत ऊंचाई 915 से 1220 मीटर्स है और सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है, 2695 मीटर्स पर, जो पूरे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सही। अब इसके कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस हैं, क्योंकि बड़ी नदियों ने इन्हें काट दिया है। बिल्कुल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा ने इन्हें इरोड कर दिया है। इनकी औसत ऊंचाई भी कम है, लगभग 600-610 मीटर्स। और सबसे ऊंची चोटी? जिंदगाडा पीक, 1690 मीटर्स। अगला विषय, भारत की कोस्टलाइन। यहाँ कुछ अपडेटेड डेटा है ना? जी, 2024-25 में इसे नई मेजरमेंट टेक्नोलॉजी से फिर से मापा गया। अब कुल लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। ये पहले के 7,516.6 किलोमीटर से काफी ज्यादा है। हाँ, और ये वृद्धि नई टेक्नोलॉजीज की वजह से हुई है। इसमें मेन लैंड की 6,100 किलोमीटर
और 1298 ऑफशोर आइलैंड्स की कोस्टलाइन शामिल है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की 2340.62 किलोमीटर्स। इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आते हैं। और यूनियन टेरिटरीज में? अंडमान एंड निकोबार, जिसकी तटरेखा 3835.50 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में क्या भिन्नता है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स संकरे हैं, औसत चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर है और यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी बारिश होती है। जबकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा चौड़े हैं। हाँ, उनकी औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है और वहाँ चिल्का और पुलिकट जैसी प्रमुख लगून्स हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंडियन आइलैंड्स पर। अंडमान एंड निकोबार से शुरू करते हैं। इस समूह में कुल 572 द्वीप हैं, पर इनमें से केवल 31 से 37 पर ही स्थायी निवास है। कुल क्षेत्रफल 8249 स्क्वायर किलोमीटर है। बिल्कुल। और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, जो 150 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक 732 मीटर्स। और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स? ये भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। क्षेत्रफल सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें 36 द्वीप है और ये सभी कोरल ओरिजिन के एटॉल्स हैं। इनकी ऊंचाई बहुत कम है। हाँ, समुद्र तल से 5 मीटर से ज्यादा नहीं, इसलिए ये सी लेवल राइज के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक और द्वीप का जिक्र आता है, न्यूमोर आइलैंड। इसका क्या स्टेटस है? ये 1970 के भोला साइक्लोन के बाद बे ऑफ बंगाल में उभरा एक छोटा सैंड बार था, लेकिन ये टिक नहीं पाया। सही, समुद्र के बढ़ते जल स्तर और कटाव के कारण ये समय समय पर गायब होता रहा और 2010 तक इसका लगभग 90% हिस्सा जलमग्न हो चुका था। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी बड़े टॉपिक पर, ड्रेनेज पैटर्न्स। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, डिस्कॉर्डेंट और कॉनकॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट पैटर्न्स वो हैं जो जमीन की संरचना को फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। इसके 2 प्रकार हैं, एंटीसीडेंट जैसे हिमालयन नदियां जो हिमालय के उठने के बावजूद अपना रास्ता बनाए रखती हैं, और दूसरा सुपर इम्पोज्ड, हाँ, जैसे चंबल और दामोदर नदियां। और कंकॉर्डेंट पैटर्न्स? ये जमीन की ढलान और चट्टानों की संरचना के अनुसार बहती हैं। इनमें डेंड्रिटिक सबसे आम है। और दूसरे टाइप्स? ट्रेलिस, रेडियल, पैरेलल, रेक्टेंगुलर, सेंट्रीपीटल और बार्ब्ड पैटर्न। ठीक है। और अंत में इन ड्रेनेज सिस्टम्स को क्लासिफाई करने के क्या आधार हैं? 4 मुख्य आधार है। पहला, ओरिजिन के आधार पर, हिमालयन नदियां जो पेरेनियल हैं और पेनिनसुलर नदियां जो नॉन पेरेनियल हैं। दूसरा आधार? टाइप ऑफ ड्रेनेज, हिमालयन, पेनिनसुलर, कोस्टल और इनलैंड ड्रेनेज जैसे सांबर लेक। और बाकी 2? तीसरा है साइज ऑफ कैचमेंट एरिया, मेजर, मीडियम और माइनर रिवर्स। और चौथा, ओरिएंटेशन टू सी, यानी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियां और अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां। तो हमने भारत के मैदानों, पठारों, पहाड़ों और नदियों की एक विस्तृत रूपरेखा देखी। हाँ, और ये सभी भौगोलिक विशेषताएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। जिस तरह न्यूमूर आइलैंड जैसे भूभाग समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण गायब हो रहे हैं, भविष्य में भारत की इतनी लंबी तटरेखा और इसके द्वीप समूहों पर जलवायु परिवर्तन का क्या और कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आज का डिस्कशन इंडिया के रिवर सिस्टम्स पर फोकस्ड रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं, स्पेशली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये एक हाई यील्ड्स टॉपिक है। हमारा अप्रोच एनालिटिकल और फैक्चुअल होगा। एग्जैक्टली। तो कवर दिस कॉम्प्रहेंसिवली हम एक क्लियर रोड मैप फॉलो करेंगे। हम इंडस सिस्टम से शुरू करेंगे, फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, और उसके बाद हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स का एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। जी। पेनिनसुलर रिवर्स में हम ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को अलग-अलग देखेंगे। ईस्ट फ्लोइंग में गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, और वेस्ट फ्लोइंग में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती जैसी नदियां। और हाँ, आखिर में हम इंडस वाटर्स ट्रीटी, मेजर डैम्स और रिफ्ट वैली थ्योरी जैसे की कॉन्सेप्ट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए इंडस रिवर सिस्टम से शुरू करते हैं। ठीक है। तो इंडस रिवर, जिसकी टोटल लेंथ करीब 3180 किलोमीटर है, इसका ओरिजिन टिबेटन प्लेटो पर लेक माना सरोवर के पास से होता है। और ये जाकर अरेबियन सी में मिलती है।
इसका एनुअल फ्लो लगभग 243 क्यूबिक किलोमीटर्स है, जो कि बहुत ज्यादा है। करेक्ट। और इस सिस्टम का कोर इंडिया में इसकी 5 ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजनद सिस्टम बनाती हैं। ये है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। एक एक करके इन्हें देखते हैं। झेलम का सोर्स है वेरेनाग स्प्रिंग और इसकी लेंथ 724 किलोमीटर है। चिनाब वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। इसकी लेंथ है 1180 किलोमीटर्स और ये बरलाचा पास से निकलती है। राइट। फिर आती है रावी, जिसका सोर्स रोहतांग पास के पास कुल्लू हिल्स में है और इसकी लेंथ 725 किलोमीटर है। इसके बाद ब्यास 460 किलोमीटर लेंथ के साथ। इसकी एक खास बात यह है कि ये पूरी तरह से इंडियन टेरिटरी में ही बहती है। बिल्कुल। और आखिर में सतलज, जो पांचों ट्रिब्यूटरीज में सबसे लंबी है, 1450 किलोमीटर्स। इसका ओरिजिन तिब्बत में मानसरोवर राकस लेक से होता है। इसी से जुड़ा हुआ है जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट इंडस वाटर्स ट्रीटी ऑफ 1960। इसके बारे में जरा बताइए। ये ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। इसके तहत 3 ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास और सतलज का पानी इंडिया को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए मिला। और वेस्टर्न रिवर्स? 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चिनाब का कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स का पानी नॉन कंजम्पटिव पर्पसेस जैसे पावर जनरेशन के लिए यूज कर सकता है। एक बहुत ही क्लियर डिमार्केशन है। चलिए अब दूसरे मेजर हिमालयन सिस्टम पर चलते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र। द गंगा सिस्टम इंडिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। नदी की टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स और इसका बेसिन एरिया 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है। ये एक क्लासिक पेरेनियल नदी है। पेरेनियल मतलब ग्लेशियर्स और मॉनसून रेन्स दोनों से पानी मिलता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यमुना और सोन प्रमुख हैं। यमुना, जिसकी लेंथ 1376 किलोमीटर्स है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गोमती, गंडक, कोसी और महानंदा। अब इस सिस्टम के दूसरे हिस्से ब्रह्मपुत्र को देखते हैं। राइट, ब्रह्मपुत्र। इसकी टोटल लेंथ लगभग 2900 किलोमीटर्स है। जी, और इसका ओरिजिन तिब्बत में कैलाश रेंज से होता है, जहां इसे सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र अपने वॉल्यूम और ब्रेडेड चैनल्स के लिए जानी जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में तिस्ता, मानस, तोरसा और संगपोश हैं और लेफ्ट बैंक में कोपिली, बुरीदिहिंग और धनसिरी शामिल हैं। और ये दोनों सिस्टम मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबंस बनाते हैं। एग्जैक्टली, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है। तो हमने 2 मेन हिमालयन सिस्टम्स कवर कर लिए। अब एक डायरेक्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। हिमालयन रिवर्स वर्सेस पेनिनसुलर रिवर्स, इनमें फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं? ये एक कोर कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहला फर्क है स्टेज का। हिमालयन नदियां यंग स्टेज में है, हाई इरोजनल एक्टिविटी के साथ। वहीं पेनिनसुला नदियां ओल्ड मैच्योर स्टेज में है। दूसरा फर्क शायद पानी के सोर्स का है। बिल्कुल, हिमालयन नदियां पेरेनियल हैं, जिन्हें ग्लेशियर्स और मॉनसून्स दोनों से पानी मिलता है। पेनिनसुला नदियां नॉन पेरेनियल या सीजनल हैं, जो पूरी तरह रेनफॉल पर डिपेंडेंट हैं। ज्योग्राफिकली इससे लैंडफॉर्म्स भी अलग-अलग बनते होंगे। हाँ, हिमालयन नदियां अपने हाई ग्रेडियंट की वजह से डीप वी शेप्ड गॉर्जेस बनाती हैं, जबकि पेनिनसुला नदियां शैलो ग्रेडेड वैलीज में बहती हैं क्योंकि उनका ग्रेडियंट लो है। और बेसिन एरिया में भी बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। जैसे इंडस बेसिन 11.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। इसकी तुलना में सबसे बड़ा पेनिनसुला बेसिन गोदावरी का सिर्फ 3.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ये तो 1/3 से भी कम है। चलिए अब पेनिनसुलर सिस्टम्स में डाइव करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स से शुरू करते हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे प्रमुख है गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लेंथ के साथ ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर नदी है। इसे दक्षिणा गंगा भी कहते हैं शायद इसके साइज की वजह से। जी, इसका ओरिजिन महाराष्ट्र में नासिक के पास ब्रह्मगिरी हिल्स से होता है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं प्रवरा, वैनगंगा और इंद्रावती। दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा। लेंथ है 1400 किलोमीटर्स और ओरिजिन महाबलेश्वर के पास है। हाँ, और कृष्णा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है भीमा और बेसिन साइज के हिसाब से सबसे बड़ी है तुंगभद्रा। इसके बाद आती है महानदी, 851 किलोमीटर लंबी। इसे सौरो ऑफ ओडिशा भी कहा जाता था। उसके फ्लडिंग पैटर्न की वजह से
दुनिया के सबसे लंबे डैम्स में से एक हीराकुड डैम इसी नदी पर है। शिवनाथ और टेल इसकी मुख्य ट्रिब्यूटरीज हैं। और फिर है कावेरी, जिसे गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहते हैं, 800 किलोमीटर लंबी। जी, और शिवासमुद्रम और हॉगनिकल फॉल्स इसी पर हैं। इनके अलावा पेन्नार, सुबर्णरेखा, पुन्नैयार और वेगाई जैसी और भी ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं जो रीजनली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वेस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स की तरफ चलते हैं। ये ग्रुप काफी अलग बिहेव करता है। हाँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नर्मदा। इसे लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात भी कहा जाता है। इसकी लेंथ 1312 किलोमीटर है और सोर्स अमरकंटक प्लेटो है। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक रिफ्ट वैली में बहती है। बिल्कुल, रिफ्ट वैली मतलब धरती के क्रस्ट में दो फोर्ड्स के बीच का धंसा हुआ हिस्सा। नर्मदा इसी ट्रेंच में बहती है। और इसी वजह से ये डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये हार्ड रॉक टेरेन से गुजरती है और कोस्ट के पास इसका ग्रेडियंट स्टीप है, तो ये ज्यादा सेडिमेंट जमा नहीं कर पाती, इसलिए एक डीप नैरो चैनल यानी एस्चुरी बनाती है। सरदार सरोवर और इंदिला सागर इसी पर बने प्रमुख डैम्स हैं। जी, अब ताप्ती नदी की बात करते हैं जो नर्मदा के पैरेलल बहती है। इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स और सोर्स सातपुरा रेंज में है। हाँ, और ये भी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है। उकाई और काकरापार डैम्स ताप्ती पर बने हैं। दूसरी वेस्ट फ्लोइंग नदियों में और कौन सी हैं? साबरमती है जो अरावली रेंज से निकलती है, फिर माही है जो विंध्यास से निकलती है। माही के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अच्छा। और लूनी नदी? लूनी एक यूनिक केस है। ये एक एंडोरेक रिवर है जो अरावली से निकलकर रन ऑफ कच्छ में विलीन हो जाती है। इसका ड्रेनेज भी इम्बैलेंस्ड है, सिर्फ एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो जारी। घग्गर नदी की भी बात कर लेते हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व है। हाँ, घग्गर, जिसे घग्गर हकरा भी कहते हैं, एक सीजनल नदी है। इसका पेलियो चैनल यानी एक प्राचीन नदी का सूखा हुआ रास्ता मिथिकल सरस्वती रिवर का मार्ग माना जाता है। और कालीबंगन जैसी कई इंडस वैली साइट्स इसी के किनारे मिली हैं। जी, जो एंशिएंट सेटलमेंट्स के लिए इसके महत्व को दिखाता है। एग्जाम पर्पस के लिए सभी प्रमुख नदियों का एक क्विक डेटा ड्रिवन कंपैरिजन करते हैं। बेसिन एरिया से शुरू करते हैं। बेसिन एरिया के क्रम में सबसे ऊपर इंडस है 11.78 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद गंगा 8.61 लाख स्क्वायर किलोमीटर, फिर ब्रह्मपुत्र 5.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे बड़ा पेनिनसुलर बेसिन गोदावरी का है 3.12 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर। सही। अब अगर टोटल लेंथ के हिसाब से देखें तो इंडस सबसे लंबी है 3180 किलोमीटर, फिर ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर और फिर गंगा 2525 किलोमीटर। पेनिनसुलर इंडिया में गोदावरी सबसे लंबी है 1465 किलोमीटर। करेक्ट। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। ये हमें वापस उसी फंडामेंटल सवाल पर लाता है, ज्यादातर पेनिनसुला नदियां ईस्ट की ओर क्यों बहती हैं लेकिन नर्मदा और ताप्ती वेस्ट की ओर? रिफ्ट वैली थ्योरी इसका जवाब देती है। प्रिसाइसली। थ्योरी ये कहती है कि जब हिमालयाज बन रहे थे और इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो पेनिनसुलर ब्लॉक में साउथ ईस्ट की तरफ हल्का सा टिल्ट आ गया। और इसी टिल्ट की वजह से गोदावरी और कृष्णा जैसी ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। बिल्कुल। नर्मदा और ताप्ती एक्सेप्शंस है क्योंकि वो प्लेटो की सतह पर नहीं बल्कि पहले से मौजूद रिफ्ट वैलीज में बहती हैं जिनका स्लोप वेस्ट की तरफ है। तो इसी टेक्टोनिक एक्टिविटी ने वेस्टर्न घाट्स को पेनिनसुलर इंडिया का प्राइमरी वाटर डिवाइड बना दिया। एग्जैक्टली, जो वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग नदियों को अलग करता है। इसी वजह से वेस्टर्न कोस्ट ज्यादा स्टीप है और वहां एस्चुरीज बनते हैं, जबकि ईस्टर्न कोस्ट पर डेल्टास के लिए वाइड प्लेन्स हैं। एक्सीलेंट। इसने जियोलॉजी को ज्योग्राफी से बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दिया। चलिए अपनी चर्चा को समराइज करते हैं। हमने इंडिया के मेजर रिवर सिस्टम्स के एनालिसिस से शुरुआत की। पहले हिमालयन सिस्टम्स, इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज, और फिर गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम। फिर हमने हिमालयन और पेनिनसुलर नदियों का कंपैरेटिव एनालिसिस किया, उनके ओरिजिन, फ्लो और लैंडफॉर्म क्रिएशन के आधार पर। उसके बाद हमने पेनिनसुलर नदियों को 2 ग्रुप्स में देखा, ईस्ट फ्लोइंग गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, और वेस्ट फ्लोइंग खास तौर पर नर्मदा और ताप्ती। और हमने रिफ्ट वैली थ्योरी और वेस्टर्न घाट्स के रोल को समझकर डिस्कशन को समाप्त किया। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इस विषय की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी सभी पॉइंट्स कवर करता है। तो आज हम इंडियन मॉनसून के मैकेनिज्म को आसान भाषा में तोड़ने वाले हैं। हाँ, हमारा फोकस रहेगा उन सभी क्लाइमेट फैक्टर्स पर जो इंडिया की डाइवर्स वेदर पैटर्न्स को शेप करते हैं,
खास तौर पर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, मिशन सिंपल है। मॉनसून की पूरी जर्नी को ट्रेस करना, इसके पीछे की साइंस को समझना और ये देखना कि कैसे अलग-अलग फोर्सेस मिलकर काम करती हैं। ये एक हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए अपर एयर सर्कुलेशन से, यानी जेट स्ट्रीम्स। हाँ, सब ट्रॉपिकल जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट और सोमाली जेट। करेक्ट। वहां से हम नीचे आएंगे सरफेस लेवल प्रेशर सिस्टम्स पर। ITCZ का क्या रोल है और सबसे इंपॉर्टेंट तिब्बतन प्लेटो की हीटिंग इस पूरे सिस्टम का इंजन कैसे है। राइट। फिर हम बात करेंगे मेन इवेंट्स की, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून्स। और इसके साथ साथ कुछ स्पेशल फिनोमेना जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और क्लाउड बर्स्ट को भी डिकोड करेंगे। और फाइनली इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर हम इंडिया के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को समझेंगे, स्पेसिफिकली स्टैम्प्स और कॉपन्स क्लासिफिकेशन, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मॉनसून की कहानी को समझने के लिए हमें जमीन से काफी ऊपर जाना होगा, एटमॉस्फेयर में। ये जो रिवर्स ऑफ विंड है, यानी जेट स्ट्रीम्स, यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम या STJ यहाँ का मेन प्लेयर है ना? एब्सोल्युटली। STJ को आप एक गेट कीपर की तरह समझो। ये एक पावरफुल वेस्टर्ली विंड है जो 25 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच, करीब 12 to 14 किलोमीटर्स की ऑल्टीट्यूड पर। हाँ, सर्दियों में ये पूरे नॉर्थ इंडिया के ऊपर रहती है। जब तक ये गेट कीपर हिमालयस के ऊपर बैठा है, मॉनसून विंड्स इंडिया में आने से रुकती हैं। तो बर्स्ट ऑफ मॉनसून का इसके शिफ्ट होने से डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे ही गर्मी बढ़ती है और सन नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है अर्ली जून तक, ये STJ भी कमजोर होकर हिमालयास के नॉर्थ में चली जाती है। और जैसे ही ये गेटकीपर अपनी पोस्ट छोड़ता है, दरवाजा खुल जाता है। एग्जैक्टली। और मॉइस्चर से भरी मॉनसून विंड्स साउथ से आकर अचानक इंडिया में एंटर करती हैं। इसी सडन एंट्री को बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहते हैं। दैट्स अ ग्रेट वे टू पुट इट। तो STJ के जाने के बाद उसकी जगह खाली हो जाती है। वहां क्या होता है? मैंने पढ़ा है कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट या TEJ तभी बनता है। करेक्ट। दे आर फाइटिंग फॉर द सेम एटमॉस्फेरिक रियल एस्टेट, सो टू स्पीक। STJ एक वेस्टर्ली जेट है, TEJ एक ईस्टर्ली जेट है। STJ के शिफ्ट होने के बाद लेट जून में TEJ डेवलप होता है। और ये थोड़ा नीचे होता है, राइट? हाँ, 6 to 9 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड पर। और इसके बनने का सीधा रिश्ता टिबेटन प्लेटो की हीटिंग से है। ओके, तो यहाँ पर टिबेटन प्लाटो का रोल आ जाता है, जिसे आपने शुरू में इंजन कहा था। यस, टिबेटन प्लेटो को आप एक विशाल हॉट प्लेट की तरह इमेजिन कीजिए, जो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई पर रखा है। ओके। गर्मियों में ये अपने आसपास के एरिया से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म हो जाता है। ये इंटेंस हीटिंग हवा को जबरदस्ती ऊपर उठाती है, एक पावरफुल अपड्राफ्ट क्रिएट करती है। और यही अपड्राफ्ट TEJ को जन्म देता है। एग्जैक्टली। और साउथ वेस्ट मानसून को इंडिया की तरफ पुल करने में हेल्प करता है। अगर किसी साल टिबेट पर बर्फ ज्यादा देर तक रहती है और प्लेटो ठीक से गर्म नहीं होता, तो TEJ कमजोर बनता है और मॉनसून भी वीक हो सकता है। करेक्ट। फैसिनेटिंग। तो हमारे पास गेटकीपर STJ है और इंजन टिबेटन प्लेटो TEJ भी। इस सिस्टम में सोमाली जेट का क्या रोल है? ये काफी अलग लगता है। सोमाली जेट इस सिस्टम का एक्सेलरेटर है। ये एक लो लेवल जेट है, लो लेवल मतलब सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर बहता है। ये मॉरिशस के पास से ओरिजिनेट होता है और ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट के पैरेलल बहते हुए साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को आगे बढ़ाता है। परफेक्ट। उन्हें एक्स्ट्रा स्पीड और इंटेंसिटी देता है। हाँ, एक तरह से मॉनसून का बूस्टर है। परफेक्ट। तो अपर एटमॉस्फेयर की कहानी क्लियर है। अब जमीन पर आते हैं। यहाँ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या ITCC का जिक्र बार बार होता है। इसका क्या रोल है? ITCC बेसिकली एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आके मिलती हैं। इसे मॉनसून ट्रफ भी कहते हैं। और ये स्टेशनरी नहीं होता, शिफ्ट होता है। हाँ, सूरज की मूवमेंट के साथ ये भी नॉर्थ और साउथ शिफ्ट होता है। गर्मियों में जुलाई तक ये शिफ्ट होकर 20 to 25 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड यानी गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर आ जाता है। और ये लो प्रेशर जोन एक मैग्नेट की तरह काम करता है। बिल्कुल, जो इंडियन ओशन से आने वाली हाई प्रेशर मॉनसून विंड्स को अपनी तरफ खींचता है। और जब ये साउथ की तरफ शिफ्ट होता है तब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है। प्रिसाइसली। जब ये साउथवर्ड शिफ्ट होता है तब लैंड पर हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्र में लो प्रेशर और विंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। एक और फैक्टर जो हाल में काफी चर्चा में रहता है वो है इंडियन ओशन डाइपोल या IOD। हाँ, IOD एल नीनो की तरह ही इंडियन ओशन का अपना वर्जन है। ये सी सरफेस टेम्परेचर्स का डिफरेंस है,
अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड के बीच। अच्छा। जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो अरेबियन सी का पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा एवेपोरेशन। और ज्यादा एवेपोरेशन मतलब इंडियन मॉनसून के लिए ज्यादा मॉइस्चर। एग्जैक्टली। तो अ पॉजिटिव आईओडी इज जनरली गुड फॉर अ मॉनसून। नेगेटिव आईओडी में इसका उल्टा होता है। ऑलराइट, तो सारे ड्राइवर्स अपनी जगह पर हैं। अब आते हैं मेन इवेंट पर, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये इंडिया के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? इसे इंडिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन कहते हैं। ये जून से सितंबर तक चलता है और इंडिया की टोटल एनुअल रेनफॉल का लगभग 75% हिस्सा इसी से आता है। मतलब देश की खेती, पानी की सप्लाई, सब कुछ इन 4 महीनों पर निर्भर करता है। हाँ, इसका नॉर्मल ऑनसेट डेट केरला में जून 1 माना जाता है और मिड जुलाई तक ये पूरे देश को कवर कर लेता है। और इसकी 2 ब्रांचेस हैं जो अलग अलग रास्ते लेती है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सही। मॉनसून इंडिया में एक 2-pronged अटैक की तरह एंटर करता है। अरेबियन सी ब्रांच जब आगे बढ़ती है तो उसके रास्ते में वेस्टर्न घाट्स की ऊंची दीवार आ जाती है। और यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल का कॉन्सेप्ट आता है। करेक्ट। और आप वेस्टर्न घाट्स को एक जायंट वॉल समझो और मॉनसून विंड्स को एक गीला स्पंज। जब ये स्पंज दीवार से टकराता है तो दीवार की विंडवर्ड साइड यानी वेस्टर्न साइड पर सारा पानी निचोड़ जाता है। इसीलिए वहां 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा भारी बारिश होती है। यस, लेकिन जब तक ये हवाएं दीवार के दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड पहुंचती हैं, स्पंज सूख चुका होता है और वहां रेन शैडो एरिया बन जाता है। एग्जैक्टली। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच का क्या पाथ रहता है? बे ऑफ बंगाल ब्रांच सीधे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाती है। वहां खासी हिल से टकराकर मौसिनराम और चेरापूंजी में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश करती है। फिर ये हवाएं वेस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं। हाँ, हिमालयास की वजह से। फिर ये गंगा के मैदानों में बारिश करती हुई आगे बढ़ती हैं। आखिर में ये दोनों ब्रांचेस, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न गंगा प्लेन्स में पंजाब और हरियाणा के पास आकर मिल जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कि एसडब्ल्यूएम ने पूरे इंडिया को भिगो दिया। लेकिन फिर सितंबर के बाद क्या होता है? क्या सिस्टम अचानक बंद हो जाता है? बंद नहीं होता, रिवर्स हो जाता है। लैंड जल्दी ठंडा होता है पानी के कंपैरिजन में, तो जमीन पर हाई प्रेशर बन जाता है और इंडियन ओशन पर लो प्रेशर। और अब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलने लगती है। हाँ, ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून, जिसे रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं। और इसकी बारिश पूरे इंडिया में नहीं होती है ना? नहीं, क्योंकि ये हवाएं जमीन से आ रही हैं तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता। लेकिन जब ये बे ऑफ बंगाल के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से मॉइस्चर उठा लेते हैं। करेक्ट। इसीलिए ये प्राइमरीली तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश और केरला के कुछ हिस्सों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच बारिश करती हैं। तमिलनाडु की मेन रेनफॉल इसी सीजन में होती है। और इसका विड्रॉल प्रोसेस ग्रेजुअल होता है। हाँ, एसडब्ल्यूएम के बर्स्ट की तरह सडन नहीं बल्कि ग्रेजुअल होता है। करीब 3 महीने लगते हैं। ओके, तो एसडब्ल्यूएम गर्मियों की बारिश, एनईडब्ल्यूएम सर्दियों की बारिश, पर सिर्फ साउथ ईस्ट कोस्ट के लिए। नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में जो बारिश और बर्फबारी होती है वो कहाँ से आती है? यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल है, राइट? एग्जैक्टली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मॉनसून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ये टेम्परेट साइक्लोन्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी में बनते हैं। और वहां से इन्हें एसटीजे भारत की तरफ ले आती है। करेक्ट। वहां से इन्हें सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अपने साथ ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ ले आती है। ये अक्टूबर से अप्रैल के बीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हल्की बारिश और हिमालयस में हेवी स्नोफॉल करते हैं। राबी की फसल जैसे गेहूं के लिए ये बारिश बहुत फायदेमंद होती है। बिल्कुल। एक और टर्म जो हम सुनते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों में, वो है क्लाउड बर्स्ट। ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे हो जाती है? देखो, आईएमडी के अकॉर्डिंग जब एक छोटे से एरिया लगभग 10 किलोमीटर्स बाय 10 किलोमीटर्स में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। 100 मिलीमीटर इन 1 आवर। हाँ, इसको पर्सपेक्टिव में रखें तो ये दिल्ली की साल भर की बारिश का लगभग आधा हिस्सा 1 घंटे में एक छोटी सी जगह पर गिरने जैसा है। वाओ! ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से होता है जो 15 किलोमीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। इतने पानी का फोर्स फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स लाता है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इंडिया के क्लाइमेट को कितना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर हम इन सबको समराइज करें तो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले मेन फैक्टर्स क्या हैं? कई फैक्टर्स हैं। पहला है लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से गुजरता है।
दूसरा है एल्टीट्यूड। हर 165 मीटर्स की ऊंचाई पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, जिनकी हमने अभी डिटेल में बात की। करेक्ट। चौथा रिलीफ फीचर्स। हिमालयाज एक दीवार की तरह काम करते हैं। और पांचवा समुद्र से दूरी। इन्हीं फैक्टर्स के बेस पर इंडिया में 4 अलग-अलग सीजन्स बनते हैं। यस, 4 सीजन्स। विंटर जो दिसंबर से फरवरी तक होता है, फिर समर मार्च से जून तक, फिर द मेन इवेंट साउथ वेस्ट मानसून सीजन जून से सितंबर, और आखिर में रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन अक्टूबर से दिसंबर। बिल्कुल। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो एस्पिरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। स्टैम्प्स क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। ये थोड़ा आसान लगता है क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेचर लाइन पर बेस्ड है। बिल्कुल। एल डडली स्टैम्प ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लिया। उन्होंने बस जनवरी महीने की 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म लाइन को पकड़ा। अच्छा। उन्होंने कहा कि इस लाइन के साउथ में जो भी एरिया है वहां कभी ठीक से सर्दी नहीं पड़ती, इसलिए वो ट्रॉपिकल इंडिया है। और इस लाइन के नॉर्थ का हिस्सा जहां एक प्रॉपर विंटर सीजन होता है, वो टेम्परेट या कॉन्टिनेंटल इंडिया है। हाँ, एक सिंपल लाइन से देश का पहला ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। फिर उन्होंने रेनफॉल के बेसिस पर इन्हें 11 फर्दर रीजन्स में बांटा, जैसे वेस्ट हिमालयन रीजन, एरिड लोलैंड, कोंकण कोस्ट एटसेट्रा। ये तो काफी लॉजिकल है। लेकिन फिर आते हैं कोपन, जिनके क्लासिफिकेशन कोड्स AMW, BHW, CWG देख के ही डर लगता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉपन का सिस्टम ज्यादा साइंटिफिक और डिटेल्ड है। वो टेम्परेचर और रेनफॉल के मंथली वैल्यूज को यूज करते हैं। इसमें डरने की बात नहीं है, बस इसके लॉजिक को समझना है। ठीक है। पूरे कोड्स याद करने के बजाय चलो हम 3 एग्जाम्पल से इसके लॉजिक को डिकोड करते हैं। मान लो हमें केरला, थार डेजर्ट और गैंजेटिक प्लेन्स को क्लासिफाई करना है। परफेक्ट आइडिया। तो केरला से शुरू करते हैं। ओके। केरला में साल भर गर्मी रहती है, इसलिए ये ए कैटेगरी में आएगा, जिसका मतलब है ट्रॉपिकल। राइट। वहां बहुत भारी मानसून बारिश होती है, लेकिन एक छोटा सा ड्राई सीजन भी होता है, इसलिए इसके आगे M लगेगा फॉर मानसून टाइप और W फॉर शॉर्ट ड्राई विंटर। तो केरला का कोड बन गया AMW। सिंपल। हाँ। समझ गई। अब थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए ये B कैटेगरी में आएगा, यानी ड्राई क्लाइमेट। क्योंकि ये एक प्रॉपर डेजर्ट है, इसके आगे W लगेगा फॉर वुस्टर। ये जर्मन वर्ड है डेजर्ट के लिए। अच्छा। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए H लगेगा फॉर हॉट। और सर्दी में भी बारिश नहीं होती, तो W फॉर ड्राई विंटर। कोड बन गया BHW। हॉट डेजर्ट टाइप। ब्रिलियंट। ये तो पजल सॉल्व करने जैसा है। अब आखिरी एग्जाम्पल, गैंजेटिक प्लेन्स, जैसे यूपी, बिहार। गैंजेटिक प्लेन्स में सर्दियां होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडी नहीं, इसीलिए ये C कैटेगरी में आएगा, यानी वार्म टेम्परेट। ठीक है। यहाँ बारिश मानसून में होती है और सर्दियां सूखी रहती हैं, इसलिए आगे W लगेगा फॉर ड्राई विंटर्स। और G स्पेसिफिकली गैंजेस टाइप टेम्परेचर पैटर्न को दर्शाता है। तो पोर्ट बना CWG। देखा, लॉजिक समझ आ जाए तो कोड्स भी आसान लगते हैं। बिल्कुल। ये टेक्निक बेस्ट है। इसके अलावा DFC अरुणाचल प्रदेश के लिए और E यानी पोलर टाइप हिमालयाज के ऊपर के लिए है। करेक्ट। वेस्टर्न घाट्स और कोरोमांडल कोस्ट इतने अलग क्यों हैं, जबकि दोनों कोस्टल एरियाज हैं? ये सब विंड डायरेक्शन का खेल है। वेस्टर्न घाट्स आती हुई साउथ वेस्ट मानसून विंड्स के रास्ते में सीधे खड़े हैं। वो विंडवर्ड साइड हैं, इसलिए जून से सितंबर में वहाँ जबरदस्त बारिश होती है। और उसी टाइम कोरोमांडल कोस्ट लीवर्ड साइड पर पड़ता है। हाँ, रेन शैडो जोन में, इसलिए वहाँ गर्मियों में बारिश नहीं होती। लेकिन जब अक्टूबर में हवाएं रिवर्स होती हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, तब कोरोमांडल कोस्ट विंडवर्ड साइड बन जाता है। प्रिसाइसली, इसलिए वहाँ सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर खूब बारिश होती है। लोकेशन वही है, बस हवा का रुख बदल गया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम कुछ की पॉइंट्स में समराइज करें तो क्या होंगे? सबसे पहला टेक अवे ये है कि इंडिया का मानसून कोई एक चीज नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग जेट सिस्टम्स, STJ, TEJ और सोमाली जेट का एक कोऑर्डिनेटेड डांस है। ठीक है। दूसरा, मानसून का आना यानी ऑनसेट एक सडन बर्स्ट होता है, लेकिन इसका जाना यानी विड्रॉल एक बहुत ही धीमा ग्रेजुअल प्रोसेस है। और इंडिया के 4 अलग-अलग सीजन्स इसकी जबरदस्त क्लाइमेट डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है। एक तरफ मौसम में 11,872 मिलीमीटर्स और दूसरी तरफ जैसलमेर में 60 सेंटीमीटर से भी कम। और एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैम्प का 18 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट और कॉपन के क्लाइमेट कोड्स का लॉजिक।
ABCDE समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये उस एरिया के एग्रीकल्चर, वेजिटेशन और ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स को भी डिफाइन करता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या आपको लगता है कि मॉनसून को समझने के ये जो ट्रेडिशनल मॉडल्स और क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं, ये आने वाले टाइम में आउटडेटेड हो जाएंगे? क्या इन्हें रीएवैल्यूएट करने का टाइम आ गया है? इस पर सोचा जा सकता है। तो आज हम इंडिया के सॉइल क्लासिफिकेशन और टाइप्स पर एक फोकस्ड चर्चा करने वाले हैं। हमारा प्लान ये है कि हम इसे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझें। बिल्कुल, रोड मैप एकदम क्लियर है। हम सॉइल टेक्सचर से शुरू करेंगे, फिर इंडिया के जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं, जैसे अलूवियल, ब्लैक, रेड सॉइल्स, हाँ, और लेटराइट सॉइल्स, इनको डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद फिर ब्राउन, पीटी, फॉरेस्ट, डिजर्ट और माउंटेन सॉइल्स को भी कवर करेंगे। सही है। और मुझे लगता है हमें सॉइल फॉर्मेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पर भी बात करनी चाहिए। जी, वो भी। और साथ में नेचुरल वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन, और आखिर में जो एक बहुत जरूरी मुद्दा है सॉइल डिग्रेडेशन का, उसे भी टच करेंगे। परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सॉइल टेक्सचर की बात करते हैं। 3 मेन प्रकार हैं, सैंडी, क्लेई और लोमी सॉइल्स। राइट। और इनमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो पार्टिकल साइज का है ना? हाँ, लार्ज पार्टिकल्स। तो इससे होता यह है कि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी लो हो जाती है, लेकिन ड्रेनेज एक्सीलेंट होता है। मतलब पानी रुकता नहीं? बिल्कुल नहीं। ये आपको वेस्टर्न राजस्थान जैसे ड्राई क्लाइमेट्स में ज्यादा मिलेंगे। और क्लेई सॉइल्स इसके एकदम ऑपोजिट है। एग्जैक्टली। इनके पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं, तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तो हाई होती है, पर स्ट्रक्चर इतना टाइटली पैक्ड होता है कि रूट्स का पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाता है। और सूखने पर ये बहुत हार्ड भी हो जाते हैं। जी। फिर भी ये सीरियल्स जैसे वीट और ग्राम के लिए काफी सूटेबल है। तो लोमी सॉइल्स फिर इन दोनों का एक तरह से आइडियल कॉम्बिनेशन हुआ। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये सैंड, क्ले और सिल्ट का मिक्स है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है और न्यूट्रिशन कंटेंट भी हाई है, इसीलिए इन्हें एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अच्छा, अब आते हैं इंडिया के सबसे डोमिनेंट सॉइल टाइप पर, एलोवियल सॉइल्स की बात करते हैं। ये इंडिया का सबसे बड़ा सॉइल ग्रुप है। करीब 40% से 46% एरिया यही कवर करता है। पूरा इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र वैली। जी, और इनका फॉर्मेशन होता है रिवर्स से। जो सिल्ट वो लेकर आती हैं उसे डिपॉजिट करती हैं। तो इसीलिए ये नेचुरली इतने फर्टाइल होते हैं। बहुत फर्टाइल। इनमें न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। इनका पीएच भी जनरली 7 से 8 के बीच रहता है, न्यूट्रल टू स्लाइटली अल्कलाइन। इनके वेरिएंट्स भी तो हैं कॉम्पोजिशन के बेसिस पर, जैसे कैलकेरियस एल्यूवियल सॉइल्स। हाँ, कैलकेरियस एल्यूवियल सॉइल्स में लाइम कंटेंट हाई होता है। ये आपको लो रेनफॉल वाले एरियाज में मिलेंगे, जैसे राजस्थान और गुजरात। करेक्ट। वहाँ इवेपोरेशन की वजह से लाइम सॉल्ट सरफेस पर आ जाते हैं। अच्छा, और नॉन कैलकेरियस एल्यूवियल सॉइल्स? वो लीच सॉइल्स हैं। ये हाई रेनफॉल एरियाज में मिलते हैं, जैसे आसाम और बंगाल। हेवी रेनफॉल के कारण जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जैसे लाइम, वो वॉश आउट हो जाते हैं। टेक्सचर के आधार पर भी क्लासिफिकेशन है, क्लेई अलूवियल और सैंडी अलूवियल। हाँ, क्लेई अलूवियल सॉइल्स फाइन पार्टिकल्स वाले, वाटर रिटेंशन अच्छा करते हैं, तो राइस कल्टीवेशन के लिए ये बेस्ट हैं। और सैंडी अलूवियल? वो कोर्स पार्टिकल्स वाले हैं। उनमें मिलेट्स और ग्राम जैसी फसलें होती हैं जिन्हें पानी की जरूरत कम होती है। तो मतलब इनकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है कि ये इंडिया के फूड बोल का काम करते हैं। राइस, व्हीट, शुगरकेन, कॉटन, सब यही होता है। बिल्कुल। अब ब्लैक सॉइल्स का टर्न, इन्हें रिग्यूर या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। हाँ, ये नाम तो बहुत कॉमन है। ये इंडिया के करीब 15% हिस्से में है, डेक्कन प्लेटो में है ना? जी, डेक्कन प्लेटो, महाराष्ट्र, कर्नाटका और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से। इनका फॉर्मेशन हुआ है डेक्कन ट्रैप्स के बसोल्टिक रॉक्स की वेदरिंग से, और इनका जो ब्लैक कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है। इनकी सबसे खास प्रॉपर्टी तो इनका हाई क्ले कंटेंट है, शायद 40 से 60% तक। बिल्कुल, और इसी वजह से इनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बेहतरीन होती है। और वो सेल्फ प्लाविंग वाली बात भी तो है। हाँ, वो बहुत यूनिक है। जब ये मिट्टी सूखती है तो इसमें डीप क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसी को सेल्फ प्लविंग कहते हैं। इन क्रैक्स से सॉइल में ऑक्सीजन नीचे तक पहुंचती है, मतलब सेल्फ एरेशन। करेक्ट।
जिससे फर्टिलिटी बनी रहती है। अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये पोटाश और फास्फोरस में रिच हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और जैसा नाम से ही क्लियर है, कॉटन के लिए ये सबसे बेस्ट है। इंडिया का लगभग 90% कॉटन इन्हीं सॉइल्स पर होता है। हाँ, कॉटन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है और इन सॉइल्स की हाई मॉइस्चर रिटेंशन इसके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा शुगर केन और ज्वार भी उगाए जाते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी तो है, मॉनसून में वाटर लॉगिंग की समस्या। जी, पूर ड्रेनेज की वजह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रेड सॉइल्स की तरफ। ये देश के करीब 18.5% एरिया पर हैं। और ये पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में। बिल्कुल, इनका फॉर्मेशन होता है एंशिएंट क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वेदरिंग से, और इनका लाल रंग वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये अलूवियल या ब्लैक सॉइल्स जितने फर्टाइल हैं क्या? नहीं, उतने नहीं। इनका टेक्सचर सैंडी लोम से क्ले लोम तक होता है। वेल ड्रेन्ड होते हैं, पर ऑर्गेनिक मैटर, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। और ये एसिडिक भी होते हैं ना? हाँ, आमतौर पर एसिडिक होते हैं, पीएच 4.5 से 6.5 के बीच, तो फर्टिलिटी कम होती है। तो फिर इनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाते हैं? इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से। ये पोटेशियम और आयरन में रिच हैं, तो आलू, रागी, मिलेट्स जैसी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं लैटेराइट सॉइल्स पर। इनका फॉर्मेशन प्रोसेस काफी यूनिक है। बहुत यूनिक। ये उन जगहों पर बनते हैं जहां हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल के साथ ऑल्टरनेट वेट और ड्राई पीरियड्स होते हैं। इस प्रोसेस को लैटरलाइजेशन देते हैं। सही कहा। इसमें होता यह है कि इंटेंस लीचिंग की वजह से लाइम और सिलिका जैसे मिनरल्स बह जाते हैं। और पीछे सिर्फ आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स बच जाते हैं। एग्जैक्टली। और सूखने पर ये ब्रिक की तरह सख्त हो जाते हैं। और ये मिलते कहाँ हैं? इनका डिस्ट्रीब्यूशन? ये इंडिया के लगभग 4.3% एरिया में है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। लीचिंग की वजह से ये नेचुरली कम उपजाऊ है। लेकिन मैन्योरिंग और इरिगेशन के बाद प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए ये काफी सूटेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। टी, कॉफी, रबर, कैश्यू नट्स, ये सब इन्हीं सॉइल्स पर उगाए जाते हैं। मतलब जो प्रोसेस इन सॉइल्स को इनफर्टाइल बनाता है, वही इन्हें स्पेसिफिक हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए परफेक्ट बना देता है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और सॉइल टाइप्स को भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। डेजर्ट सॉइल से शुरू करते हैं। डेजर्ट या एरिड सॉइल्स, ये तो नाम से ही क्लियर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के एरिड रीजन्स में। हाँ, इनमें 90-95% एओलियन सैंड होता है और ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम। नेक्स्ट है माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल्स। ये इंडिया के 8.67% एरिया में मिलते हैं, हिल स्लोप्स पर मिलते हैं और बहुत हेट्रोजीनियस होते हैं। मतलब जगह जगह कैरेक्टर बदलता है। ऑर्गेनिक मैटर में तो रिच होते हैं, लेकिन कूल क्लाइमेट की वजह से डिकम्पोजिशन स्लो होता है, जिससे ये एसिडिक हो जाते हैं। करेक्ट। फिर आते हैं पीटी एंड मार्शी सॉइल्स। ये ह्यूमिड रीजन्स में मिलते हैं, जहां वाटर लॉगिंग एक परमानेंट फीचर है। केरला के करी सॉइल्स इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जी, ये ब्लैक, हेवी और हाईली एसिडिक होते हैं। और एक और टाइप है सेलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल्स। ये ओवर इरिगेटेड एरियाज में मिलते हैं। हाँ, जहां कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट सरफेस पर आ जाते हैं। इनका पीएच 9 से भी ज्यादा होता है और ये एग्रीकल्चर के लिए अनफिट होते हैं। तो हमने देखा कि इंडिया में सॉइल्स की कितनी वैरायटी है। इन सब के बनने के पीछे मेन कारण क्या है? मुख्य तौर पर 4 फैक्टर हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल, मतलब जिस रॉक से मिट्टी बनी है। अच्छा, तो रॉक का टाइप सॉइल का कलर और टेक्सचर डिसाइड करता है। कलर, टेक्सचर, मिनरल कॉम्पोजिशन, सब कुछ। जैसे डेक्कन बसाल्ट से ब्लैक सॉइल बनता है। दूसरा फैक्टर है रिलीफ या टोपोग्राफी। हाँ, जैसे स्टीप स्लोप्स पर सॉइल फॉर्मेशन मुश्किल होता है, लेयर पतली होती है, जबकि प्लेन्स में डीप और मैच्योर सॉइल्स बनती हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आई थिंक क्लाइमेट है। बिल्कुल, टेम्परेचर और रेनफॉल ये वेदरिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे लैटराइट सॉइल्स के केस में हाई टेम्परेचर और रेनफॉल से केमिकल वेदरिंग तेज होती है। और चौथा फैक्टर है नेचुरल वेजिटेशन। जी, पेड़ पौधों के सड़ने से ह्यूमस बनता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी और स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। और इन्हीं फैक्टर्स, खासकर क्लाइमेट से नेचुरल वेजिटेशन का क्लासिफिकेशन भी तो जुड़ा है। बिल्कुल, इंडिया के वेजिटेशन को हम रेनफॉल के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स। ये उन एरियाज में है जहां रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। इसमें मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स इंडिया में सबसे वाइड स्प्रेड हैं, करीब 37% एरिया कवर करते हैं।
और जहां रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम है वहाँ ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स मिलते हैं, सेंट्रल इंडिया के बड़े हिस्से में। इसके बाद आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स, जो एलिवेशन पर डिपेंड करते हैं। राइट, जैसे माउंटेन सब ट्रॉपिकल, माउंटेन टेम्परेट और एल्पाइन फॉरेस्ट्स। करेक्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट 3600 मीटर से ऊपर मिलते हैं। इतनी ऊंचाई पर पेड़ नहीं होते, सिर्फ श्रब्स और ग्रासलैंड्स होते हैं। तो इस तरह सॉइल, क्लाइमेट और वेजिटेशन का एक गहरा इंटर रिलेशनशिप है। अब इस सारी जानकारी को जोड़ते हुए इसके सिग्निफिकेंस पर बात करते हैं। हमने कहा कि एलुवियल सॉइल्स इंडिया के लिए क्रिटिकल हैं। क्यों? देखिए, ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में है, जहां देश की 40% से ज्यादा आबादी रहती है। इनकी हाई फर्टिलिटी की वजह से ये सबसे प्रोडक्टिव सॉइल्स हैं। एक तरह से भारत के लिए फूड बोल का काम करते हैं। देश की फूड सिक्योरिटी इन्हीं पर डिपेंड करती है। पूरी तरह से। और ब्लैक सॉइल्स का जो कॉटन से रिश्ता है, वो भी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसकी हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी उसे कॉटन जैसी कैश क्रॉप के लिए परफेक्ट बनाती है। इसीलिए तो डेक्कन प्लेटो इंडिया का प्राइमरी कॉटन बेल्ट है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की फाउंडेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि रीजनल क्रॉप सिलेक्शन पूरी तरह से सॉइल टाइप पर ही निर्भर करता है, और इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सॉइल कंजर्वेशन के लिए अलग-अलग टेक्निक्स हैं। हिली एरियाज में टेरेसिंग है, प्लेन्स में बंडिंग है। लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका तो एफोरेस्टेशन ही है। सबसे प्रभावी, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और सॉइल इरोजन को रोकती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सॉइल डेग्रेडेशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हाँ, ओवरग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सब कारणों से इंडिया का एक बड़ा हिस्सा डिग्रेड हो रहा है। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी कम होती है, बल्कि फ्लड्स और ड्रॉट्स का खतरा भी बढ़ता है। चलिए इस चर्चा को अब समाप्त करते हैं। हमने इंडिया के 9 मेजर सॉइल टाइप्स को समझा और देखा कि हर सॉइल की अपनी एक अलग पहचान है, अपने गुण हैं और अपनी उपयोगिता है। हमने देखा कि अलूवियल सॉइल्स 40 से 46% के साथ सबसे ज्यादा हैं और फूड प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रेड सॉइल्स 18.5% और ब्लैक सॉइल्स 15% पर हैं, जिनका कमर्शियल क्रॉप्स में बड़ा योगदान है। हमने सॉइल फॉर्मेशन के पीछे के कारणों, पेरेंट मटेरियल, रिलीफ, क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन और इनके आपसी संबंध को भी जाना। और सबसे जरूरी बात कि सॉइल डिग्रेडेशन एक गंभीर समस्या है। इससे निपटने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और कंजर्वेशन एफर्ट्स जैसे एफोरेस्टेशन और बंडिंग बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ताकि हम इस नेचुरल रिसोर्स को आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा सकें। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल हम पीछे छोड़ जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इंडिया के सॉइल प्रोफाइल्स पर इसका क्या लॉन्ग टर्म असर हो सकता है और हमें अपनी एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजीज को इसके लिए कैसे अडेप्ट करना चाहिए।